नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सोनीपत जिले में होगा भूमि का अधिग्रहण। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को रेल मंत्रालय की मंजूरी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से राज्य में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सक्षम पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और जिसको स्वीकार कर केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि रेल मंत्रालय की इस अधिसूचना से केंद्र सरकार ने जिला सोनीपत में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अन्य रेल परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन और जींद हांसी रेलवे लाइन स्थापित करने की आरंभिक कार्रवाई की जा रही है। चर्चित IAS अशोक खेमका ने नेताओं की पेंशन पर उठाए सवाल। पंजाब सीएम मान के इस फैसले को सराहा। हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका ने एक ट्वीट के माध्यम से राजनेताओं को मनमाने ढंग से पेंशन दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा कोडर के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका ने ट्वीट के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं को हर कार्यकाल के लिए अलग से पेंशन दिए जाने पर प्रश्न खड़े करते हुए पड़ोसी राज्य पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिए गए फैसले की तारीफ की है। अशोक खेमका ने उम्मीद जताई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिए गए फैसले का पूरे देश के दूसरे राज्य विधानमंडल संसद प्रेरणा लेकर पालन करेंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 दिन पहले ही इस संबंध में फैसला लेकर विधायकों को केवल एक कार्यकाल की पेंशन दिए जाने पर मोहर लगा दी है। अर्थात अब हर कार्यकाल के लिए अलग से पेंशन देने की व्यवस्था पंजाब में समाप्त कर दी गई है। कबूतरबाजी मामले में कार्रवाई नहीं करने पर ASI को सस्पेंड करने के आदेश। फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए गृह मंत्री अनिल विज। गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अपने आवास पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों की जन समस्याओं को सुना व कार्रवाई करने के आदेश दिए। एक फरियादी शिकायत देते समय रो पड़ा तो अनिल विज बोले, प्रदेश की जनता को मैं रोने नहीं दूंगा, मामले में कार्रवाई होगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में दर्ज कबूतरबाजी के मामले में कार्रवाई नहीं करने वाले ASI को सस्पेंड करने के आदेश दिए। अथीन से आए व्यक्ति ने पुलिस स्टाफ पर नकदी छीनने का आरोप लगाया, जिस पर IG रेवाड़ी को मामले में SIT गठित कर 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री विज के समक्ष राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स ने स्वयं को स्कूल गेस्ट टीचर्स सेवा कानून के दायरे में लाने की मांग की। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने लेक्चरर्स को आश्वासन दिया कि वह उनकी नौकरी जाने नहीं देंगे। अन्य कई शिकायतें गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठी। इन मामलों में विज ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी CIRB में क्लोनिंग पर चल रहे शोध कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान में थर्मल इमेजिंग पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने सीमन लैब का अवलोकन करते हुए वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे पशुपालकों को उत्तम नस्ल की ज्यादा दूध देने वाली भैंसों के टीके उपलब्ध करवाएं ताकि प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे मुर्रा नस्ल को बढ़ावा देना सुनिश्चित करें। इससे श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिलने के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। संस्थान द्वारा विकसित की गई गर्भ जांच किट की मुख्यमंत्री ने सराहना की और वैज्ञानिकों को शोध कार्य को निरंतर बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अनारक्षित ट्रेनों का संचालन शुरू, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना के कारण बंद हुई अनारक्षित ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का फैसला किया है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु हिसार लुधियाना, लुधियाना चूरू, चूरू लुधियाना व लुधियाना हिसार अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले काफी समय से दैनिक यात्री पैसेंजर ट्रेनों को चलाए जाने की मांग कर रहे थे। गाड़ी संख्या 04743 हिसार लुधियाना अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा दिनांक 1/4/2022 से अग्रिम आदेशों तक हिसार से प्रतिदिन 5:35 पर रवाना 10:10 पर लुधियाना पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04744 लुधियाना चूरू अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा दिनांक 1/4/2022 से लुधियाना से प्रतिदिन 15:20 पर रवाना होकर 23:45 पर चूरू पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04745 चूरू लुधियाना अनारक्षित रेल सेवा दिनांक 2/4/2022 से चूरू से प्रतिदिन 5:15 पर रवाना होकर 13:45 पर लुधियाना पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04746 लुधियाना हिसार अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा दिनांक 1/4/2022 से अग्रिम आदेशों तक लुधियाना से प्रतिदिन 17:20 पर रवाना होकर 21:55 पर हिसार पहुंचेगी।
मार्केट में सरसों 6,500 में बेच रहे किसान, समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल। तो सरकार कैसे खरीद पाएगी सरसों? सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू करने की घोषणा की हुई है, लेकिन इस बार भी गत साल की तरह सरकार समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी खरीद रेट कम व मार्केट रेट अधिक है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सरसों की कटाई व कढ़ाई शुरू हो चुकी है। करीब 10% किसानों की ओर से सरसों का भंडारण कर लिया गया है, जिसे मंडी की बजाय किसान घर या फिर खेत में ही करीब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 निर्धारित किया हुआ है। सरकारी रेट की बजाय मार्केट रेट अधिक होने के कारण किसान सीधे ही खेतों से या फिर व्यवसायियों को सरसों बेच रहे हैं। गेहूं की खरीद की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होगी। गेहूं का सरकारी रेट 2,015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि मार्केट रेट करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में गेहूं की खरीद भी सरकार नहीं कर पाएगी। सरसों में गेहूं की पैदावार पर बीते समय हुई ओलावृष्टि व अचानक गर्मी का प्रभाव पड़ा है। रबी फसल में लगभग 20 से 30% मार हुई है। जिन खेतों में पूर्व के समय 12 से 13 क्विंटल सरसों की पैदावार होती थी, उनमें इस बार लगभग 8 से 9 क्विंटल सरसों का उत्पादन हो रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी प्राथमिक रूप से सरसों की अगेती फसल में 10 से 15% व पछेती फसल में 20 से 30% नुकसान का आकलन बता रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ओलावृष्टि व समय से पहले गर्मी पड़ना माना जा रहा है। किसानों को मूंग का बीज 50% अनुदान पर मिलेगा। हरियाणा सरकार के उद्यान विभाग द्वारा बागवानी सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर के माध्यम से बागवानी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार की ओर से बागवानी सहायता केंद्र की शुरुआत गत वर्ष की गई थी। जींद के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बागवानी व्यवसाय से संबंधित किसान बागवानी सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-20-21 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से साय 5 बजे तक कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि किसान मूंग की फसल का बीज 50% अनुदान पर ले सकता है। किसान केवल 50% राशि का भुगतान करके मूंग बीज हरियाणा बीज विकास निगम के सेल काउंटर से परमिट द्वारा प्राप्त कर सकता है। एक किसान अधिक से अधिक 2 एकड़ मूंग बीज अनुदान पर प्राप्त कर सकता है। इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट agriharyana.org.in पर जाकर मूंग बीज के लिए अपना पंजीकरण कराएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठाएं। केवल पंजीकृत किसान को ही इस योजना के तहत मूंग का बीज अनुदान पर दिया जाएगा। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को खुद का अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 75,000 रुपए का लोन मुहैया कराया जाता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2022 तय की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही बैंक अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाती। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को शुरू किया है। योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कॉस्मेटिक की दुकान, डेयरी फार्मिंग, चूड़ी की दुकान, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, पापड़ बनाना, टोकरी बनाना अथवा कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी की महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हरियाणा में 3,000 पदों पर होगी शारीरिक व कला शिक्षा सहायकों की भर्ती, अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। हरियाणा सरकार 3,000 पदों पर शारीरिक और कला शिक्षा सहायकों की कच्ची भर्ती करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कौशल रोजगार निगम को चयन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 2,000 पद शारीरिक शिक्षा तथा 1,000 पद कला शिक्षा सहायकों के भरे जाएंगे। इन भर्तियों में सरकार सुप्रीम कोर्ट व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों के बाद नौकरी गंवा चुके पीटीआई व ड्राइंग शिक्षकों को भी तवज्जो देगी। इन शिक्षकों को 1 साल के लिए अनुबंध आधार पर रखा जाएगा। अनुबंध पूरा होने पर इनके काम की समीक्षा की जाएगी। स्कूलों में अगर इनकी जरूरत होगी तो अनुबंध को 1 साल के लिए और विभाग की अनुमति के बाद बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्व कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों को आश्वस्त किया हुआ है कि रोजगार निगम के जरिए होने वाली भर्तियों में पीटीआई व ड्राइंग शिक्षकों को तरजीह देंगे। इन्हें अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज में कार्यरत चालक और कर्मशाला सहायक पक्के नहीं होंगे। आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 2 के तहत लगे 200 से अधिक चालकों सहायकों को कच्ची नौकरी से ही संतोष करना होगा।
हरियाणा में प्रस्तावित रोडवेज की हड़ताल को लेकर पंचकुला डिपो के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं पंचकुला डिपो के जीएम ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पुरानी पेंशन नीति बहाली और अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की घोषणा की हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही कारण है कि कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि चक्का जाम के निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं आंदोलन के दौरान अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ प्रशासन से भी मदद ली जाएगी। चक्का जाम की घोषणा के बाद बस स्टैंड परिसर में 27 मार्च को ही पुलिस तैनात कर दी जाएगी। बस चालकों को रोकने वाले कर्मचारियों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज की ओर से इसके लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखकर फोर्स मांगी गई है। 1 अप्रैल से होंगे एडमिशन। हरियाणा में प्लेवे स्कूलों में बदले आंगनवाड़ी केंद्र। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में बदला गया है। 1 अप्रैल से इनमें दाखिला प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। सरकारी संस्थानों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों में खुलने वाले प्लेवे स्कूलों का सपना जल्द पूरा होने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिला के आंगनवाड़ी प्लेवे स्कूलों में जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। रंग रोगन और बच्चों को हवादार कमरे में उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 अप्रैल से प्रदेश में आंगनवाड़ी प्लेवे स्कूलों में दाखिलों की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ विभाग के अधिकारियों के सामने केंद्रों में प्रदर्शन कर रही वर्करों और हेल्परों को लाने की भी समस्या खड़ी हुई है। बच्चों को मनोरंजन पूर्ण तरीके से खेल से शिक्षित किया जाएगा। 3 से लेकर 6 वर्ष की निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों के माता पिता से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्र यानी प्ले स्कूल में करवाएं। केंद्रों में प्री नर्सरी से लेकर नर्सरी तक की शिक्षा दी जाएगी। रेलगाड़ियों में फिर शुरू हुई एमएसटी की सुविधा। रेलवे ने दैनिक यात्रियों को दी बड़ी राहत। दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले दैनिक रेल यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला बोझ अब हल्का होने जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों के लिए बंद किए गए एमएसटी यानी मासिक सीजन टिकट को गुरुवार से फिर शुरू कर दिया है। रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली, नांगलोई, रेवाड़ी, जयपुर की तरफ हर रोज हजारों दैनिक यात्री रेलगाड़ी में अप डाउन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनमें अधिकतर वो लोग शामिल हैं जो या तो किसी फैक्ट्री में या फिर रोजमर्रा का सामान दिल्ली से लाकर बेचते हैं तथा अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। कोरोना काल के दौरान बंद हुई एमएसटी की सुविधा के बाद इन लोगों के लिए महंगी टिकट खरीदना मजबूरी बन गया था। बस का किराया रेल किराए से अधिक होने के चलते ये ट्रेन में ही सफर कर रहे थे। बात करें कि किन रेलगाड़ियों में यह एमएसटी पास मान्य होगा तो ये गाड़ी इस प्रकार से रहेंगी। गाड़ी संख्या 14,737 भिवानी तिलक ब्रिज, गाड़ी संख्या 04090 हिसार दिल्ली, गाड़ी संख्या 14,729 रेवाड़ी फाजिलका, गाड़ी संख्या 14,733 श्री गंगानगर रेवाड़ी, गाड़ी संख्या 14,725 भिवानी मथुरा, गाड़ी संख्या 04574 लुधियाना भिवानी स्पेशल। बता दें कि पहले इन रेल सेवाओं में कुछ दूरी के लिए ही मासिक सीजन टिकट की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसका विस्तार करके अब प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक किया गया है। फसलों पर पड़ने लगा गर्मी का असर। हरियाणा में 28 मार्च तक दिन में बढ़ेगा तापमान। हरियाणा में 28 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी मगर रात्रि के तापमान में सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। राज्य में 27 मार्च को हवा चलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। कुछ जिलों में तो गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है। इसी प्रकार फसलों पर गर्मी का भी बुरा असर पड़ रहा है। मार्च के पूरे सप्ताह में इसी प्रकार की स्थिति बने रहने के आसार जताए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ के नारनौल में अभी भी प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बना हुआ है। नारनौल में दिन का तापमान सर्वाधिक यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। 81 करोड़ लोगों को बड़ी राहत। 6 महीने तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। सरकार ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण योजना की मियाद। केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। अब इस शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 6 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देश के जरूरतमंदों को सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। यह अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है।
रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, देश भर में खुलेंगे 21 नए सैनिक स्कूल। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 21 राज्यों में पार्टनरशिप मोड में तैयार होंगे। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को 21 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। इनकी स्थापना एनजीओ, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में होगी। ये स्कूल छठी क्लास से शुरू होंगे। देश भर में पार्टनरशिप मोड में सरकार ऐसे 79 और नए सैनिक स्कूल खोलेगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। इन 100 स्कूलों को खोलने के पीछे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य छात्रों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वालिटी एजुकेशन और सेना में शामिल होने सहित कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने की तैयारी की जाएगी। ये नए सैनिक स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्डों के एफिलिएशन के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के दायरे में रहकर काम करेंगे और सोसाइटी की ओर से निर्धारित नियमों का पालन भी करेंगे। ये 21 स्कूल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खोले जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।